गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपनी इस क्लास में लाइसोसोम्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने जो पिछली क्लासेस हुई थी उनमें हमने जो एक यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, प्लांट सेल्स होती हैं, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल वॉल, गोल्जी बॉडी इत्यादि सेल ऑर्गेनेल्स का हमने अध्ययन किया था। और आज का अपना जो ऑर्गेनेल आता है सेल ऑर्गेनेल में, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स कोशिका के महत्वपूर्ण ऑर्गेन्स होता है, ऑर्गेनेल होता है, अंग होता है। इसकी फर्स्ट टाइम जो खोज की थी वो की थी डी ड्यूवे ने 1955 में। जो लिवर सेल्स होती हैं, यकृत कोशिकाएं होते हैं, उन यकृत कोशिकाओं में लाइसोसोम की फर्स्ट टाइम खोज की गई। शुरुआत में ये माना जाता था कि जो लाइसोसोम्स हैं वो एनिमल सेल्स में ही पाया जाता है, प्लांट सेल्स में नहीं पाया जाता। लेकिन बाद में की खोजों में ये स्थापित हुआ कि जो लाइसोसोम्स होते हैं वो लाइसोसोम सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रेजेंट होते हैं और इनका जो मेन कार्य होता है वो होता है डाइजेशन का कार्य, पाचन का कार्य इनका मुख्य कार्य होता है। इस प्रकार से इनकी ऑक्यूरेंसी समस्त यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स की संरचना। लाइसोसोम की संरचना को हम इस डायग्राम के माध्यम से थोड़ा हम समझ सकते हैं कि जो लाइसोसोम्स हैं वो साइज में राउंड शेप होते हैं, गोलाकार होते हैं और इनकी जो साइज होती है 0.25 टू 0.1 μm माइक्रोमीटर के आकार के की साइज के ये होते हैं। इनकी जो संरचना होती है, संरचना में यूनिट मेम्ब्रेन के द्वारा यह कोशिकांग घिरा हुआ रहता है। सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन यहाँ पर पाई जाती है। जैसे कि हमने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में पढ़ा था, जो कि रॉबर्टसन दिया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो मेम्ब्रेन होती है वह प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर इस डायग्राम को हम देखते हैं तो एक तो ये वाला भाग भी प्रोटीन का हो गया, ये नीचे वाला भाग भी प्रोटीन हो गया और बीच में कौन सा भाग हो गया, लिपिड्स लेयर्स होती है। तो इस प्रकार से और बीच का जो भाग होता है, इसका जो कुंड होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का मिश्रण यहाँ पर पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसकी संरचना को हम इसको दिखा सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो इसकी जो संरचना होते हैं, इसमें इसको एक दूसरा इसको कोशिका का आत्मघाती थैला भी कहा जाता है, सुसाइड बैग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसका कारण ये है कि जब ये मेम्ब्रेन फट जाती है तो फटने के बाद में ये जो कोशिका के जो इसके लाइसोसोम्स के विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वह कोशिका के साइटोप्लाज्म में जाते हैं और वहां उसके विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनेल्स हैं उनका ये भक्षण कर देते हैं। तो इस कारण से इसको क्या कहता है, सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो प्लाज्मा में इसकी जो मेम्ब्रेन होते हैं, इस मेम्ब्रेन का जो फटने का जो कारण है, इसके लिए कुछ पदार्थों को रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। जो पदार्थ इसकी मेम्ब्रेन पर अटैच होते हैं, दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं लेबिलाइजर्स या डिसस्टेबिलाइजर्स। लेबिलाइजर्स वो पदार्थ होते हैं जो इस मेम्ब्रेन्स पर इनकी सक्रियता बढ़ती है, तो इनकी सक्रियता बढ़ने के कारण से इनकी जो मेम्ब्रेन होते हैं वो फट जाती है। इसमें जो विभिन्न प्रकार के लेबिलाइजर सब्सटेंस जो पदार्थ है उनके तहत रखा गया विटामिन ए, बी, के, ई, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। इनको किसके तहत रखा गया?
लेबिलाइजर सब्सटेंसेस के तहत रखा गया। इसी प्रकार से कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको स्टेबलाइजर सब्सटेंस कहा जाता है, जो इस मेम्ब्रेन की एक प्रकार से इसका स्थायित्व को बनाए रखने का कार्य ये करते हैं। जो स्टेबलाइज पदार्थ हैं इसमें कोलेस्ट्रॉल है, हिपेरिन है, कॉर्टिसन है, क्लोरोक्वीन है। तो इस प्रकार की जो पदार्थ होते हैं, अगर इसकी सक्रियता यहाँ पर बढ़ेगी तो इनकी जो मेम्ब्रेन होते हैं वो लंबे समय तक स्थायी रहती है। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के पदार्थ इसका जो मेम्ब्रेन होते हैं इस मेम्ब्रेन के फटने को प्रभावित करने का कार्य करते हैं, और इस प्रकार से इनकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इनकी संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के प्रकार। लाइसोसोम्स के प्रकार या पॉलीमॉर्फिज्म इन लाइसोसोम्स, लाइसोसोम की बहुरूपता। लाइसोसोम्स को 4 काइंड्स में डिवाइड किया गया है, 4 प्रकार में बांटा गया है। पहला होता है प्राइमरी लाइसोसोम्स। प्राइमरी लाइसोसोम्स वो लाइसोसोम्स होते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनने वाले जो प्रथम जो लाइसोसोम्स होते हैं उन्हें प्राइमरी लाइसोसोम्स कहा जाता है, और इनमें मिलने वाले जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो पूर्व में उपयोग किए हुए नहीं होते हैं। तो इस प्रकार की जो लाइसोसोम्स होते हैं वो प्राइमरी लाइसोसोम्स कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स। सेकेंडरी लाइसोसोम्स का निर्माण जब कोशिका की जो फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, 2 प्रकार की कोशिका क्रियाएं होते हैं जहां पर तरल पदार्थ और ठोस पदार्थों का क्या किया जाता है, वहां पर उनका पाचन होता है। तो जब ये पदार्थ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से कोशिका के अंदर एंट्री कर जाते हैं तो उस दौरान जो फेगोसोम्स होते हैं, इन फेगोसोम्स के साथ प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं, जॉइंट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद में सेकेंडरी लाइसोसोम्स का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट आता है ऑटोफेगिक वैक्यूल्स। ये जो ऑटोफेगिक वैक्यूल्स हैं ये कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। ये जो वैक्यूल्स हैं कोशिका के अंदर के जो पदार्थ हैं उनको पचाने का कार्य करते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ जो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं तो उनको कोशिका से हटाने का कार्य जो करते हैं वो ऑटोफेगिक वैक्यूल्स के माध्यम से संपन्न होता है। इसी प्रकार से एक होता है रेसिड्यूअल बॉडीज। रेसिड्यूअल बॉडीज में वो लाइसोसोम्स होते हैं जो नॉन फंक्शनल होते हैं, कार्य करना बंद कर देते हैं, और इस प्रकार से ये जो नॉन फंक्शनल बॉडीज हैं इनकी मात्रा जब कोशिका प्रौढ़ अवस्था में प्रवेश कर जाती है, ओल्ड अवस्था में आ जाती हैं, तो उस दौरान इनकी मात्रा बढ़ती जाती है, और ये एक प्रकार से जो सेल्स हैं उसको एजिंग की ओर प्रोग्रेस कराते हैं, मतलब काल प्रबंधन की ओर कोशिका चली जाती है और धीरे धीरे उस कोशिका की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार की जो बॉडीज होते हैं उन्हें हम रेसिड्यूअल बॉडीज के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ओरिजिन्स ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स की उत्पत्ति। लाइसोसोम्स की उत्पत्ति को समझाने के लिए 4 प्रकार यहाँ पर बताए गए। पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि हम जानते हैं कि जो लाइसोसोम्स के अंदर मिलने वाले विभिन्न प्रकार के जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं इनका निर्माण कहाँ होता है, राइबोसोम्स में। और राइबोसोम्स कहाँ पर एस्टेब्लिश होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर वहां पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करते हैं, बडिंग करते हैं, मुकुलन करते हैं। तो बडिंग के माध्यम से क्या निर्माण होता है, बड बन जाते हैं। इस प्रकार से जो बड होते हैं उनमें राइबोसोम में निर्मित जो विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं वो अंदर उनमें सीक्रेट कर दिए जाते हैं, और इस प्रकार से लाइसोसोम्स बॉडीज का निर्माण हो जाता है। दूसरा जो प्रकार बताया जाता है वो होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सहयोग से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन बडिंग करते हैं, मुकुलन करते हैं और इस प्रकार के बर्ड्स का निर्माण कर देते हैं, लाइसोसोम्स का निर्माण कर देते हैं। और जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, गोल्जी काय होता है, जैसा कि हम पहले पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार के जो प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, उनका सीक्रेशन का कार्य करता है। तो इसका जो सीक्रेटेड जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा निर्मित जो विभिन्न प्रकार के बर्ड्स होते हैं, मुकुल होते हैं, उनमें ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और इस प्रकार से लाइसोसोम्स का निर्माण होता है। सर्वाधिक मान्य जो अप्रोच है इसी को माना जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इनके सहयोग के माध्यम से लाइसोसोम्स का निर्माण होता है। तीसरा जो प्रकार ये कहता है कि प्राइमरी लाइसोसोम्स एंड फैगोसोम्स। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स में, जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स का निर्माण होता है कैसे होता है कि जब कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ एंटर करते हैं, वो क्या कहते हैं, तरल रूप में भी हो सकते हैं, फ्लूइड रूप में हो सकता है और ठोस रूप में भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जिन पदार्थों को हम एक टर्म दी जाते हैं फैगोसोम्स। तो ये जो फैगोसोम्स हैं इसके साथ प्राइमरी लाइसोसोम ज्वाइंट होकर के सेकेंडरी लाइसोसोम्स का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से भी लाइसोसोम्स का निर्माण हो सकता है। चौथा प्रकार होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये कहता है कि जो गोल्जी बॉडी का जब हमने अध्ययन किया था तो वहां पर विभिन्न प्रकार के वैक्यूल्स, जो इसके जो गोल्जी काय के जो फॉर्म्स हमने देखे थे, तो वहां वैक्यूल्स टाइप की स्ट्रक्चर्स भी वहां पर पाई जाती हैं। तो ये माना जाता है कि जो वैक्यूल टाइप के स्ट्रक्चर हैं उनमें जब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स उसमें अंदर चले जाते हैं तो वो एक प्रकार से लाइसोसोम्स के रूप में कार्य करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट आता है अपना एंजाइम्स इन लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स में कौन कौन से प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, उनके क्या कार्य हैं। लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, एक होते हैं न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस एंजाइम्स वो होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स पर, आरएनए और डीएनए पर कार्य करते हैं, उनको तोड़ने का कार्य करते हैं, उनके जो मोनोमर्स हैं उनमें उनमें बदलने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार की जो एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियेजेस। इसी प्रकार के फोस्फेटेज, जो एटीपी है उनको न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फोरिक एसिड्स में चेंज करने का कार्य कौन करता है, फोस्फेटेज। इसी प्रकार से जो लिपिड्स होते हैं, जो वसाएं होते हैं, वसाओं को तोड़ने का कार्य जो करते हैं वो कौन करेंगे, लाइपेजेज एंजाइम्स करते हैं। ये लाइपेजेज एंजाइम्स इन वसाओं को, लिपिड्स को तोड़ करके ट्राइग्लिसराइड और एसिटिक एसिड्स में चेंज कर देते हैं, ग्लिसरॉल और ट्राई एसिटिक एसिड्स में चेंज कर देते हैं। इसी प्रकार से प्रोटीजेज एंजाइम्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स पर कार्य करते हैं और प्रोटीन्स को तोड़ने का कार्य करते हैं और ये एमिनो एसिड्स यूनिट्स में इनको तोड़ देते हैं। इनके पॉलीपेप्टाइड जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ देते हैं। इसी प्रकार से ग्लाइकोसिडेज होते हैं, जो शर्कराएं होती हैं, उन शर्कराओं को, स्टार्च को तोड़ने का जो कार्य करते हैं वो ग्लाइकोसिडेज एंजाइम्स होते हैं। तो इस प्रकार से इनके अंदर विभिन्न प्रकार के ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का क्या होता है, मिक्सर होता है, इसमें इस प्रकार के एंजाइम्स इनमें पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स के कार्य। लाइसोसोम्स एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर डाइजेशन का कार्य करता है, मतलब कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। कौन करेगा पाचन का कार्य, लाइसोसोम्स के द्वारा पाचन क्रिया संपन्न की जाती है। और पाचन क्रिया किसके माध्यम से संपन्न की जाती है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स के माध्यम से ही संपन्न की जाती है। इसी के साथ साथ जब सेल रिनोवेशन का कार्य भी लाइसोसोम्स के माध्यम से किया जाता है। जब कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के जो नॉन फंक्शनल ऑर्गेनेल्स बढ़ जाते हैं तो इन नॉन फंक्शनल ऑर्गेनेल्स को हटाने का जो कार्य करता है वह लाइसोसोम्स ही करता है। इसी प्रकार से जब किसी कोशिका जो काल प्रवण एजिंग है
तो एजिंग की प्रोसेस भी लाइसोसोम्स के माध्यम से की जाती है। जैसे धीरे धीरे कोशिका के अंदर क्या होता है, रेजिडुअल बॉडीज का निर्माण बढ़ता जाता है, वैसे वैसे धीरे धीरे कोशिका डेड मतलब एक प्रकार से मृत्यु की ओर बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उन क्रोमोसोम्स जो उनका पाचन है, इसके अलावा जो कोशिका है, कई बार क्या होता है जैसे कोई कोशिका कैंसर कोशिका हो जाती है या कोशिका में नॉन फंक्शनल हो जाती हैं, तो उन कोशिकाओं का पाचन भी इस लाइसोसोम्स के माध्यम से ही कर दिया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसा माना जाता है कि जो हार्मोन्स हैं, उन हार्मोन्स का श्रवण का कार्य भी लाइसोसोम्स के माध्यम से किया जाता है। थैंक यू।